अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के टॉपिक का नाम है कि हिटलर को कहाँ पर दफन किया गया। हिटलर को जर्मनी के एक छोटे से टाउन मैग्डेनबर्ग के अंदर 1946 में दफन किया गया। सोवियत यूनियन के जो ऑफिशियल स्टेट आर्काइव हैं उनकी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आज की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी बीवी एवा ब्राउन के साथ अपने बंकर के अंदर ख़ुदकुशी कर लेता है। उसने साइनाइड खाया, साइनाइड का कैप्सूल अपने मुंह में रखा और साथ ही दाएं हाथ से अपनी कनपट्टी पर पिस्टल से फायर किया, यूं से अपनी जान दे दी। लेकिन जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसकी डेथ साइनाइड की वजह से फौरी तौर पर हुई थी। उसकी बीवी एवा ब्राउन ने अपने आप को शूट नहीं किया था, बल्कि उसने साइनाइड का कैप्सूल खाकर अपनी जान दी थी। हिटलर ने अपने ज़ाती मुलाजमीन को हिदायत दी थी कि जैसे ही उनकी डेथ होती है उनकी डेड बॉडीज़ को जला दिया जाए ताकि दुश्मन उनकी डेड बॉडी की बेहुरमती ना कर सके। हिटलर को एक बहुत सवेर ख़दशा था जो उसने अपने करीबी साथियों से डिस्कस भी किया था कि अगर उसकी डेड बॉडी स्टालिन के हाथ लग जाती है तो वो उसकी डेड बॉडी को इंटैक्ट फॉर्म में मॉस्को ले जाएगा और मॉस्को ले जाकर उनको सरेआम लोगों के सामने नुमाइश पर रख देगा। तो हिटलर इस तौहीन आमेज़ अजियत से बचना चाहता था, इस वजह से उसने अपने मुलाजमीन से ये बात की। वाकई की तफसील कुछ इस तरह से कि जो हिटलर का जो बंकर है उसके बाहर जो बाग है, उस बाग के अंदर हिटलर के ज़ाती मुलाजमीन ने एक गड्ढे के अंदर, जो पहले से रशियन आर्टिलरी के बम्स के गिरने की वजह से वहाँ पर गड्ढा बन चुका था, उस गड्ढे के अंदर हिटलर की और उसकी बीवी की लाशों को कंबल के अंदर लपेटा गया और कंबल में लपेटने के बाद उस गड्ढे के अंदर, उस शेल क्रेटर के अंदर रखने के बाद केरोसिन ऑयल डालकर, पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग की वजह से लाशें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जल ना पाई। इसकी दो रीज़न्स है, एक तो ये कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और दूसरी वजह ये है कि जब वो जलने का अमल जारी था, जो तकरीबन कोई 6-7 मिनट हुए थे, तो उसके बिल्कुल करीब 10-12 मीटर के फासले पर रशिया ने दोबारा से बमबारी की, आर्टिलरी के फायर हुए, तो 12 मीटर के फासले पर एक जो शेल है वो दोबारा आकर गिरा। तो सब मुलाजमीन, सब लोग जो वहाँ पर खड़े होकर हिटलर की लाश को जलते हुए देख रहे थे, वो फ़ौरन से पहले अंदर चले गए। यूँ जलने का ये कंप्लीट नहीं हो सका। सोवियत फौज बर्लिन पर कब्जा कर लेती है और 2 मई 1945 को समर्श के ऑफिसर्स चांसलर के बंकर का जायज़ा लेते हैं। समर्श एक सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी जिसका नाम आपने सुना होगा, KGB। ये KGB की जो अर्लीस्ट फॉर्म है उसको समर्श कहा जाता है। समर्श रशियन वर्ड है जिसका मतलब है दुश्मन के जासूस को ढूंढ कर मारो। तो ये बुनियादी तौर पर एक स्पाई एजेंसी थी। तो स्पर्श के ऑफिसर्स हिटलर का जो बंकर है, जहाँ पर उसकी डेथ होती है, जहाँ पर उसकी लाश को जलाया जाता है, वहाँ पर आते हैं और हिटलर की लाश को ढूंढना शुरू करते हैं। स्मर्श की टीम के जो सरबराह थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल आयोन आयो क्लेमेनकॉफ, जो सोवियत यूनियन के 79th राइफल कोर के इंटेलिजेंस चीफ भी थे। तो 5 मई को, 2 दिन के बाद, 2 मई को ये लोग आते हैं और 5 मई को 3 दिन के बाद स्मर्श के जो ऑफिसर्स हैं वो हिटलर और एवा ब्राउन की डेड बॉडीज़ को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। और वहाँ पर मौजूद जितने भी आई विटनेस उनको मिलते हैं, जिनको वो गैदर कर लेते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं, उनके बयान से भी ये बात साबित हो जाती है कि ये दोनों डेड बॉडीज़ हिटलर और उसकी बीवी की हैं। ताहम अभी तक इस बात का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। आई विटनेस की बुनियाद पर इतना बड़ा क्लेम स्टेट को, सोवियत स्टेट को स्टालिन के सामने पुट फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो चला था। इस गड्ढे से 4 लाशें मिली। 2 लाशें हिटलर और उसकी बीवी की थी और 2 लाशें 2 कुत्तों की थी। ये दोनों कुत्ते भी हिटलर के और एवा ब्राउन के थे। इसके बाद इन दोनों लाशों को यहाँ से निकाला जाता है और लकड़ी के 2 बॉक्सेस, जो कि बुनियादी तौर पर बॉम्ब्स के खाली बॉक्सेस है, जिनके अंदर बॉम्ब्स के, जिनके अंदर आर्टिलरी की तोपों के शेल्स रखे जाते थे, उन बॉक्सेस के अंदर इनकी लाशों को रखा गया। और रखने के बाद बर्लिन से बाहर एक छोटे से गाँव जिसका नाम था बख के गाँव में ले जाकर इन लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम जो है सोवियत यूनियन के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फाउस्ट शिकारोव्स्की और उनकी टीम के 7 मेंबर्स ने किया था। ये मुआयना 8 मई 1945 को किया गया, यानी कि हिटलर की डेथ के 8 दिन के बाद और हिटलर की डेड बॉडीज़ के मिलने के 3 दिन के बाद। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर की लाश के मुंह से साइनाइड कैप्सूल के टुकड़े मिले, जिससे उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि मौत जहर खानी से हुई थी और हिटलर की लाश बुरी तरह जल जाने के बायस नाकाबिल शनाख्त थी। इसीलिए उसकी हतमी शनाख्त हिटलर के दांतों और जबड़े के रिकॉर्ड से की गई। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है ना वो ये है कि बर्लिन सोवियत यूनियन के पास है। इसमें कोई शक नहीं कि बर्लिन के ऊपर कब्ज़ा किया है
रशिया ने, लेकिन जो वेस्टर्न अलाइज हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, ये इनकी फ़ौजें भी तो बर्लिन के आसपास पहुंच चुकी थी ना। तो लिहाजा आइंदा आने वाले 1 महीने के अंदर हिटलर और उसकी बीवी की लाशों को बहुत ही खुफिया तौर पर 5 डिफरेंट जगहों पर मुंतकिल किया गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि स्टालिन की ये सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि हिटलर की जो भी एज्यूम्ड बॉडी है, अभी साबित नहीं हुआ कि बॉडी है या नहीं है, वो अलग बात है कि रशिया की हाई कमांड को बिलीव था कि ये हिटलर ही की बॉडी है। तो स्टालिन ने की हिदायत थी कि वेस्टर्न अलाइज के पास हिटलर की डेड बॉडी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से 1.5 महीने के अरसे में उनकी डेड बॉडीज़ को 4 मुख्तलिफ जगह पर शिफ्ट किया गया। पहले बर्लिन के पास दफन कर दिया गया, फिर जून 1945 में उन्हें फिनो, जो कि बर्लिन से 150 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर दफन किया गया। उसके बाद ब्रेंडनबर्ग के जंगल में दफन किया गया। उसके बाद फिर आखिरी दफ़ा जो दफन किया गया है वो है 21 फरवरी 1946 को रैथिन नाव से निकाल कर मैगडेबर्ग, जो कि एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर दफन किया गया। मैगडेबर्ग के टाउन में बुनियादी तौर पे रशिया की जो मिलिट्री थी उनका कंपाउंड था। इस कंपाउंड के बैकयार्ड में हिटलर की और उसकी बीवी एवा ब्राउन और उसके साथ साथ और भी कुछ लोग थे, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ, उन सब की लाशों को वहाँ पर दफन कर दिया गया। ये समर्श की 3rd शॉक आर्मी के काउंटर इंटेलिजेंस ने वेस्टर्न ड्रासास 36, ये उस घर का नंबर है जहाँ पर ये मिलिट्री कंपाउंड बनाया गया था। इसे हाउस नंबर 36 के नाम से भी जाना जाता है। हाउस नंबर 36 से आप ये गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि ये कोई घर था। ये कोई रिहायशी घर नहीं था, ना ये सिविलियन हाउस था, ना ये गवर्नमेंट का हाउस था, बल्कि ये एक मिलिट्री कंपाउंड था जो सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसका नाम रखा गया था 36 वेस्टर्न ड्रास। उसके बैकयार्ड के अंदर 2 मीटर गहरी कब्र खोदी गई और उसमें ये लाशें दफन की गई। तमाम लाशें इकट्ठी दफन नहीं की गई। एवा ब्राउन की लाश अलग दफन की गई, हिटलर की लाश अलग दफन की गई। और इंतहाई दिलचस्प बात जो है ना यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जब ये लाशें दफन की जा रही थी तो डेफिनेटली वहाँ पर नॉन गेजेटेड मिलिट्री के पर्सनल्स मौजूद होंगे। उनको नहीं बताया गया ये किसकी लाश है। ये सिर्फ समर्श के जो गेजेटेड ऑफिसर्स थे, जिनकी तादाद 7 थी, जिसमें एक कर्नल था और बाकी कैप्टन या मेजर रैंक के लोग मौजूद थे। तो उन 7 लोगों को पता था कि हम हिटलर, उसकी बीवी और गोइबल्स और उनकी फैमिली के 7 लोगों की लाशों को दफन कर रहे हैं। ये बहुत खुफिया तदफीन थी। 21 फरवरी 1946 को हिटलर को बाकायदा तौर पर आखिरी दफ़ा दफन कर दिया गया। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जो रशियन स्टेट आर्काइव ने डिक्लासिफाई किए हैं, उससे ये बात साबित होती है। यहाँ पर एक और बात थोड़ी सी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। हमारी डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बर्लिन के ऊपर जर्मनी को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया था 1945 में। एक हिस्सा रशिया के पास था, एक हिस्सा बरतानिया के पास था, एक हिस्सा फ्रांस के पास था और एक हिस्सा अमेरिका के पास था। उसके कुछ अरसे के बाद इन 4 हिस्सों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम रखा गया ईस्ट जर्मनी, जो कि रशिया के पास था, और एक हिस्से का नाम था वेस्ट जर्मनी, जो अमेरिकन कैंप में कंसिडर किया जाता था। जर्मनी यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जर्मनी की जो दोबारा यूनिफिकेशन है वो 1989 में होती है। तो 1989 में जो ये जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है, इससे 19-20 साल पहले लेट 60s में 65-66 से ऑनवर्ड ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोनों जगह पर ये मूवमेंट, ये फीलिंग्स, ये पैथोस पैदा होना शुरू हो गए थे कि बिल आखिर दोनों कंट्रीज़ को इकट्ठा होना है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर समर्श, जिसका अब नया नाम KGB है, KGB के चीफ आंद्रोपोव यूरी एंड्रोपोव, उन्होंने एक सीक्रेट सर्वेलेंस रिपोर्ट डेवलप की और बताया कि इन केस अगर कोई भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आइंदा चंद सालों में या 1 डेकेड के अंदर या 2 डेकेड के अंदर हो जाती है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न जर्मनी के लोग जो हैं, जो एज़ कम्पेयर टू ईस्ट जर्मनी नाजीज़ के बारे में कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, और वेस्ट जर्मनी के अंदर हिटलर को कल्ट बनाने का जेनेसिस भी मौजूद था। तो आंद्रोपोव ने एज ए स्पाई चीफ, ये उसका काम था, वो लोगों को, पब्लिक को रीड करता था। उसको ये ख़तरा पैदा हुआ कि हमने तो मैगडेबर्ग को छुपा के रखा है, हमने कहीं पर भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि यहाँ पर हिटलर की लाश दफन है। हमने जो हिटलर की लाश की तदफीन करते हुए जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने हिटलर और उसकी बीवी और उसके बाकी साथियों के नाम नहीं लिखे, बल्कि क्या लिखा है, दी रिमेन्स। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है इस पूरे, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट जब भी कोई काम करती है तो उस काम की पूरे प्रोसेस की माइन्यूट डिटेल्स भी डॉक्यूमेंट की जाती हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर होता है, स्टैंप होती है, उसको कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर करके आर्काइव के अंदर रखा जाता है।
तो उस पूरे फाइल के अंदर किसी भी जगह पे हिटलर का नाम मौजूद नहीं है। उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं पर भी ये बात नहीं बताई जा रही कि ये हिटलर की डेड बॉडी है, बल्कि ये लिखा जा रहा है दी रिमेन्स रशियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके बावजूद आंद्रोपोव एज ए स्पाई चीफ, मैं आपको बता चुका हूँ, ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ, उसकी सर्वेलेंस है, उसको पता था कि ये अगर यूनिफिकेशन का करंट दोबारा से सामने आता है तो ये इन लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर हिटलर की तदफीन हुई है। अगर हमारा स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनके पास भी स्पाई सिस्टम है, इनकी सर्वेलेंस भी है, इनके पास भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सम वे और द अदर पहुँच जाती है। तो आंद्रोपोव को ख़तरा पैदा हुआ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी कल्ट बन जाएगा, हिटलर की जो कब्र है उसकी जो तदफीन की जगह है। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि इस जगह से लाशों को निकाला जाए। लाशों से निकालने के बाद स्टेट ने अप्रूवल दी और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन आर्काइव। एंड्रोपोव ने 13 मार्च 1970 को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ, जो कि उस वक्त रशिया की, जिसको आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, लियोनिड बर्जनीव, अलेक्सी कोसिगन और निकोलाई पोडगोर्नी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ख़त लिखा और इजाज़त मांगी कि ये मेरे खदशात हैं, लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं इन डेड बॉडीज़ को यहाँ से निकाल कर इनको फिनिश कर दूँ, इनको एनाहिलेट कर दूँ। इस ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया दी आर्काइव्स। 4 अप्रैल 1970 को रात के वक्त, अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है कि इस पूरे ऑपरेशन में कोई भी मैनुअल लेबर फोर्स को यूज़ नहीं किया गया। ये तमाम ऑपरेशन मतलब कब्र को खोदने से लेकर डेड बॉडीज़ को निकालना, उनको ज़ाया करने का काम गैजेटेड ऑफिसर्स ने किया है। इसमें लेबर को इन्वॉल्व नहीं किया गया, चाहे वो मिलिट्री की अपनी लेबर ही क्यों ना हो। उनके सोवियत कंपाउंड से लाशों को निकाला गया। लाशें 24 साल से ज़मीन के अंदर थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं बहुत बुरी हालत में होंगी। उन्हें लकड़ी के जो बॉक्सेस थे जिनमें गोला बारूद, जिनमें आर्टिलरी के शेल्स रखे जाते थे, अगेन उन्हीं के अंदर रखा गया। फिर उन्हें मागिटबर्ग से 11 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है शोनबेक में लेकर चले गए। वहाँ पर ले जाकर इनको आग लगाई गई। आग लगाने के बाद जो रिमेन्स बच गए उनकी एशिस को बॉक्सेस के अंदर रखा गया और बॉक्सेस में रखने के बाद पास ही एक एल्बा रिवर का एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ से गुजरता है जिसका नाम है बीड्रिस रिवर। उस दरिया के अंदर इस तमाम राख को बहा दिया गया। पूरे प्रोसेस को इन्होंने 2 तरीके से डॉक्यूमेंट किया। 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, इसके 2 प्रोटोकॉल्स बनाए गए। अगेन 2 प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि प्रोटोकॉल्स को रजिस्टर किया जाएगा, राइट डाउन किया जाएगा। पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक ये तय किया गया कि लाशों को कैसे निकालना है, कब्र को कैसे खोदना है, और दूसरे प्रोटोकॉल के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया कि लाशों को कैसे जलाना है, कहाँ पर जलाना है और उनकी एशिस को कहाँ पर बहाना है। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगेन जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि किसी भी जगह पर किसी एक आदमी का नाम नहीं लिया गया और किसी भी डेड बॉडी का वर्ड, डेड बॉडी का नोमेनक्लेचर भी इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ नहीं किया गया, बल्कि रिमेन्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया। ये बताया गया कि हमने रिमेन्स को डिग आउट किया है, हमने रिमेन्स को जो है वो एनाहिलेट किया है, उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया है। अब ये जब लाशों को जला दिया जाता है तो इसके बाद आखिर बचता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिटलर की डेड बॉडी जला दी जाती है, बाकी सब लोगों की डेड बॉडीज़ भी जला दी जाती हैं, तो 2 चीज़ें बचती हैं। अब इन 2, एक चीज़ है हिटलर का जबड़ा, डेंचर एंड जबड़ा, ये एक चीज़ है, इसको हम 1 यूनिट कहेंगे। डेंचर है, उसमें जबड़ा हिटलर का है जो मुकम्मल तो नहीं है लेकिन अपनी मुकम्मल शेप के अंदर मौजूद है, कंप्लीट नहीं है लेकिन वो पूरा जबड़ा है। और दूसरे नंबर पर उसके ऊपर जो डेंचर लगा हुआ है, जो क्राउन्स हैं, वो, ये 2 चीज़ें 1 यूनिट है। और दूसरी चीज़ है हिटलर की सो कॉल्ड स्कल, मतलब उसकी खोपड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसके ऊपर छोटा सा सुराख भी है, जिसके बारे में ये बताया गया कि ये हिटलर के सर का वो हिस्सा है जहाँ पर हिटलर ने, दाएं तरफ का वो हिस्सा है जहाँ पर हिटलर ने अपनी पिस्टल रखकर खुदकुशी की थी। ये 2 चीज़ें बची हैं। अब इनकी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ रखी गई हैं चीज़ें, अब कहाँ पर हैं? हिटलर का जबड़ा जो है और दांत, क्राउन्स जो हैं, वो मॉस्को के स्टेट आर्काइव्स के अंदर मौजूद हैं। और ये तमाम मालूमात हमें उस वक्त पता चलती हैं जब 1990 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद रशिया की स्टेट आर्काइव पब्लिक के लिए लिमिटेड ओपन की जाती हैं। लिमिटेड ओपन करने के नतीजे में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। फिर 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड के अंदर रशिया ने अपनी स्टेट आर्काइव को हिटलर के उस स्पेशल सेक्शन को, जिसका नाम हिटलर नहीं है, उस पूरे सेक्शन में, पूरे आर्काइवल कैटलॉग में, पूरे आर्काइवल की जो इन्वेंट्री है उसके अंदर हिटलर का नाम मौजूद नहीं है, जर्मन वर्ड भी मौजूद नहीं है, इवन सिटी का नाम भी मौजूद नहीं है। उसका नाम अभी तक दी रिमेन्स के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये स्टेट की जो आर्काइव है 3 दफ़ा ओपन की गई है सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद।
1996, 2009, 2018 और आखिरी दफ़ा 2025 में सिर्फ फ़ोटोग्राफ बनाने के लिए ओपन की गई है। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। हिटलर का जो जबड़ा है, जो उसका जॉ और उसका डेंचर, ये दोनों एक सिगरेट के केस के अंदर रखे गए हैं जिसका नाम है गैवर्डी स्काई। गैवर्डी स्काई सोवियत यूनियन के अंदर 1930s 40s की एक बहुत बड़ी सिगरेट ब्रांड कंपनी थी जो सिगरेट के बड़े इलीट क्लास के लिए, बड़े हाई एंड के लिए सिगरेट केसेस बनाया करती थी। तो ये 1946 में जब हिटलर की ऑटोप्सी रिपोर्ट डेवलप की जा रही थी, तो ये जो ऑटोप्सी टीम के एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का ये सिगरेट केस था, तकरीबन 4 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा। इस सिगरेट केस के अंदर इसके ऊपर से जो इसकी जो कंपनी का नाम है गैवर्डी स्काई, उसको इरेज किया गया, साफ किया गया। उसके बाद उस केस के अंदर हिटलर का जॉ और उसका डेंचर दोनों रखे गए और ये केजीबी की आर्काइव में रहे हैं। 1970 के बाद भी ये केजीबी की आर्काइव में ही चले गए थे और आज भी अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। और ये एफएसबी की आर्काइव में मौजूद हैं। और जबकि जो स्टेट एक एफएसबी आर्काइव केजीबी की आर्काइव है, जबकि जो स्टेट आर्काइव है रशिया की स्टेट की, जो सेंट्रल स्टेट आर्काइव का मतलब है स्टेट की सेंट्रल आर्काइव, जबकि एफएसबी आर्काइव जो है वो केजीबी की आर्काइव है। इसको आप डिपार्टमेंटल आर्काइव भी कह सकते हैं। तो ये स्टेट आर्काइव में हिटलर की जो स्कल है, खोपड़ी का वो हिस्सा जहाँ पर गोली का निशान मौजूद है, वो वहाँ पर मौजूद है। जबकि जो केजीबी की आर्काइव है जिसका नाम एफएसबी आर्काइव है, वहाँ पर हिटलर का जॉ और डेंचर मौजूद है। ये हिटलर की मौत के 2 वाहिद दस्तावेजी सबूत हैं। बाकी सब कुछ 1970 में तबाह कर दिया गया। अब आ जाइए स्कल का जो फ्रैगमेंट है, स्कल का जो पार्ट है खोपड़ी के, उसके बारे में 2009 में एक अमेरिकन खातून रिसर्चर ने रशिया की स्टेट से इजाज़त लेने के बाद इस स्कल को जब एग्जामिन किया तो उसने ये मेडिकली प्रूफ किया, फिजियोलॉजिकली, कि ये जो स्कल है ये हिटलर का नहीं है, ये एक खातून का है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये ना सिर्फ ये कि खातून का है, और बल्कि उन्होंने इसकी हाइट के बारे में भी बताया कि स्कल से उन्होंने कहा कि इसकी हाइट तकरीबन कोई 5 फुट के करीब है जिस खातून का ये है। यानी कि 2 बातें उन्होंने ऐसी की जिनको बाद में रशिया की स्टेट के उन ऑफिशियल आर्काइव के जो ऑफिस बियरर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो इससे स्कल का मामला जो है डाउटफुल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है जॉ की और डेंचर की, उसके बारे में ये कंफर्म है कि ये हिटलर ही का है। 2017 में फ्रेंच एक्सपर्ट्स की टीम फिलिपाइन चार्लियर की ने इनका मुआयना किया और 1944 में जो हिटलर के दांतों का एक्सरे किया गया था 1944 में, उसकी डेथ से 1 साल पहले, जिसकी बुनियाद पर वो डेंचर बनाया गया था जो इनको मिला है, जो सिगरेट केस में मौजूद है। तो उन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि वो बिल्कुल सेम है। यानी कि 2017 में भी ये बात साबित होगी कि डेंचर और जा ये दोनों हिटलर ही का है। जहाँ तक बात है स्कल की, वो अभी तक साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके बारे में ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि वो हिटलर का नहीं है। और इसी कहानी की जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो 2025 में होती है, जब रशिया का एक बहुत मशहूर न्यूज़पेपर इज़वेस्टिया अपने एक फ़ोटोग्राफ़र के ज़रिए से इस डेंचर का और इस जॉ का पहली दफ़ा एक इमेज जो है वो रिलीज़ करता है, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करता है। इस इमेज की तस्वीर भी इस वीडियो के अंदर मौजूद है। जिस जगह पर हिटलर को दफन किया गया था आज उसका नाम बदल दिया गया है। आज उसका नाम है क्लाउजनर स्ट्रीट नंबर 23। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज का पूरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सोर्सेज और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर है जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते हैं। ये मैं किसी रिपोर्टर की, किसी न्यूज़पेपर की सेकेंडरी रिपोर्ट को या किसी की पर्सनल ओपिनियन को या किसी भी किस्म के बायोग्राफिकल अकाउंट्स की बुनियाद पर मैंने ये स्टोरी डेवलप नहीं की है। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वर्जन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके हाजिर हूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।